अ, ये एक यूनिवर्सल इमोशन होता है हर स्टूडेंट में। घर से कितना भी जोश लेके चलाओ कि आज बहुत पढ़ाई करूंगा, मैं बहुत सीरियसली, यहाँ बोल दिया छुट्टी ये। कभी कभी स्कूल में भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड छुट्टियां मिलती हैं। तुम्हारे यहाँ होती कभी ऐसी है? मतलब लॉकडाउन के अलावा। हाँ, उस समय थोड़ा ऐसे बड़ा शांत रहना पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े खुश। मैं तो बहुत ही, मैं जो है बड़ा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मतलब वो जो नहीं होते हैं बिल्कुल सरकारी वाले जो होते हैं, उसमें फीस नहीं लगती वाला, तो उस स्कूल में था मैं। लेकिन पहले होते ही ज्यादा सरकारी स्कूल थे हमारे पूरे सिटी में। दो एक दो ही थे प्राइवेट स्कूल्स जो कि बहुत फीस लेते थे। सरकारी वाले में पढ़ते थे तो वहां इतना सरकारी स्कूल था कि पूरे स्टाफ और उनके रिलेटिव और उनके रिलेटिव के भी रिलेटिव में किसी की डेथ हो जाए, दूर दूर के गांव में कोई डेथ हो जाए, तो छुट्टी हो जाती थी। तो सारे टीचर जा रहे थे, हम तो जा रहे हैं, अलाउड था उनका। तो कोई भी, मतलब ऐसे ऐसे बंदे भी थे जिनको कभी हमने सुना ही नहीं, कौन है ये, कोई टीचर भी थे क्या है, उनके भी रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई जी, छुट्टी। तो आए और वो बैठा देते ग्राउंड में, सब 2 मिनट का मौन धार। तुम्हारे यहाँ भी होता ही है? ये क्या हुआ, ये आजकल बड़ा सेंटी चल रहा है। हाँ? अच्छा, उसके बाद न्यूज बताई ओ। हमारे यहाँ ऐसे छुट्टी हो जाती थी, कई बार होती थी। और ज्यादातर टीचर एकदम, समझ रहे हो, ऐसा लगता था 90 साल के टीचर हैं। उनके जो भी पेरेंट्स वगैरह और कोई रिलेटिव रिलेटिव और 100-200 साल के होंगे। और हर साल कोई विकेट गिरता था, छुट्टी 5-10-15 छुट्टी तो होती थी साल भर में। अटक गया ना, क्या करें हम, ये तो अभी शुरुआत में ही अटक गया। इसको क्या हो गया है, ये बोर्ड क्यों क्यों नाराज हो गया हमसे? हाँ, उस कमांड को तो मान ही नहीं रहा है। इसको ऑफ करके ऑन कर दे। अबे, तो एक दो ही चीजें बची हैं। हाँ, जैसे फिफ्थ डीपीपी भेजा हुआ देखा क्या आपने? हाँ, वो कर लेना, उसमें छोटे मोटे सर्किट के क्वेश्चन हैं। इसमें ज्यादा सर्किट की गहराई में हम जा नहीं रहे, मतलब इसमें भी बहुत गहराइयां हैं, लेकिन उसी चीज को बहुत 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तो फायदा नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इस चैप्टर के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे सर्किट से रिलेटेड। एक दो क्वेश्चंस हम अभी करके देखेंगे जिसमें स्विच लगे होंगे, सवाल स्विच वाले क्वेश्चंस करेंगे। और एक दो सर्किट सॉल्व कर लेते हैं सिमिट्री बेस्ड। और सर नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हुआ भाई।
ये हमने किया था क्या? ये फोल्डिंग सिमेट्री से हो जाएगा। देखिए फोल्डिंग सिमेट्री में मैंने बोला था कि अगर कोई लाइन ए बी से पास होती हो और उसके ऊपर का सर्किट नीचे के सर्किट जैसा दिखे, तो आप उस ए बी लाइन के ऊपर इसको फोल्ड कर दो। अगर हम फोल्ड कर दे तो ये कैपेसिटर उसके साथ मिल जाएगा, ये वाला। लेकिन ये तो ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा, मतलब इसके दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएंगे, तो ये सारे कैपेसिटर बीच वाले हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि ऐसे हो जाएगा, एक कैपेसिटर का दूसरा प्लेट भी इसी से कनेक्ट, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसका ये प्लेट और ये प्लेट सब सेम पोटेंशियल पे आ गए। तो आप अगर हम इस सर्किट को दोबारा बनाएं तो ऐसे दिखेगा, ए से सर्किट है, ऊपर के रास्ते में यहां 2C हो गया, फिर 4C हो गया, और ये कैपेसिटर ऐसे बस ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करके यही चिपका दिया, तो ये कैपेसिटर खत्म हो गया क्योंकि इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। फिर ये ऐसे 8C और 16C ऐसे, तो ये सारे सीरीज में चल रहे, इनफाइनाइट है। तो क्या आपको ऐसा सुना है कभी 1/C इफेक्टिव इज? तो क्या ये इनफाइनाइट जीपी जैसा हो गया? इसमें ऐसा लग रहा है कि 1/2 का फैक्टर है जो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8। तो फॉर्मूला होता है सम का A/1 - A मतलब पहला वाला टर्म, तो पहला टर्म लिख दिया 1/2C, और R मतलब जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो 1 - 1/2, तो ये 1/2 हो गया, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो 1/C इफेक्टिव जो सम है उसका वैल्यू 1/C हो गया। ये 2 से 2 कट गया, समझ गए क्या? तो C इफेक्टिव का आंसर क्या आ गया? C आ गया। सर बीच वाले क्यों हट जाएंगे? हाँ, आप तो दूसरे तरीके से भी बताता हूं मैं। देखो, यहां से अगर चार्ज आया और ऊपर नीचे का रास्ता सेम है, तो किस तरफ ज्यादा चार्ज जाएगा? थ्रू आउट देखो, थ्रू आउट देखो, पूरा थ्रू आउट देखिए, तो किस रास्ते पे ज्यादा चार्ज जाएगा? अगर ऊपर वाले रास्ते पे Q/2 गया और नीचे पर भी Q/2 गया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये भी C है, ये भी C है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का। अगर मैं इस पॉइंट का नाम लिख दूं V1, और यहां बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है और इसका भी 5 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा V1 - 5, और इसका भी नाम क्या हो जाएगा? V1 - 5। अब बताओ, बीच का जो कैपेसिटर लगा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो हो गया पोटेंशियल, मतलब ऊपर नीचे सेम हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ याद आएगा? ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही कॉन्सेप्ट हो गया कि ऊपर नीचे का पोटेंशियल अगर सेम है तो बीच के रास्ते में कोई चार्ज फ्लो, तो अगर नहीं होगा तो ये कैपेसिटर हट जाएगा। अब आगे सेम चार्ज जा रहा है, आगे सेम चार्ज जा रहा है, तो ऊपर भी सेम चार्ज है, नीचे भी, तो जितना वोल्टेज इसको मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस फिर से क्रिएट होगा। समझ गए क्या भाई? यस तो सर। एक गया तो सारे गए, लेकिन ये थ्रू आउट सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कहना कि 4 सेम थे, 5वां अलग है और इधर अलग है, तो 4 तक तो सेम दिख रहे हैं, 5वां लेकिन अलग है, तो 4 हटा देते, 5वां रखते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर कटेंगे तो सारे कटेंगे। अगर एक रास्ते में एक कैपेसिटर भी अलग हो जाता तो यहां से पूरा थ्रू आउट चार्ज अलग हो जाता, ऊपर अलग जाता, नीचे अलग जाता, क्योंकि रास्ते में ऐसे नहीं कि एक कैपेसिटर अलग हो जाने से शुरुआत वाला सेम रहता है, वैसा नहीं होता। मतलब चार्ज कैपेसिटर को देख के नहीं चलता, पूरे ब्रांच को देख के चलता है, समझे क्या? जैसे अगर मैं बोलूं ये C है, ये C है और ये C है, और यहां बैटरी लगा दी V की, तो ये C और C किस में आ गए? ये कितना हो गया वैल्यू? C/2। तो चार्ज कितना चलेगा? CV/2। आप ये तो नहीं बोलेगा 4 CV चला पहले क्योंकि C दिख रहा था, ऐसे थोड़ी ना, पूरे रास्ते के हिसाब से एक फाइनल चार्ज चलता है। तो पूरे रास्ते में अगर इसका रास्ते में कोई एक भी नीचे वाले से अलग हो गया तो ऊपर वाले ब्रांच में चार्ज अलग जाएगा और नीचे वाले में। अगर अलग अलग जाएगा तो पोटेंशियल सेम, तो अलग अलग हो गए तो बीच में भी चार्ज जाएगा, जाएगा तो बीच वाले हटेंगे, नहीं तो हटेंगे तो सारे हटेंगे, नहीं तो एक भी नहीं हटेगा। और एक भी कब नहीं हटेगा? अगर कोई एक भी
गड़बड़ कर दिया, सिमेट्री होगी तो पूरी होगी, और एक जगह भी गड़बड़ हुई तो पूरी सिमेट्री गड़बड़ हो गई। फिर जहां तक सिमेट्री है वहां तक हटाना नहीं है, वो भी नहीं हटेंगे। लेकिन ऐसा सवाल पूछते नहीं है जहां पे सिमेट्री ना हो। क्यों? क्योंकि हट जाने से सवाल सॉल्व हो पा रहा है, ये हट गए। नहीं तो आप इसको फोल्ड करके देखो, इसको ऐसा फोल्ड करके देखो, इसको फोल्ड करके देखो, तो ये वाला पॉइंट उठ के ऊपर चला गया, तो ये सी और सी किस में आ गए? पैरेलल में 2C हो गया। लेकिन ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं, ये वाला पॉइंट तो ऊपर ही यहां कनेक्ट हो गया, तो एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट एक ही जगह कनेक्ट हो गए, तो फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। फोल्ड कर दिया। एक मेथड और सीखते हैं, इसको भी फोल्ड कर सकते क्या? वैसे तो हमको पता चल गया, बीच से लाइन बनाएंगे तो बीच वाला हट जाएगा, लेकिन अगर ऐसे फोल्ड कर दे तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहले ये, अगर ये कर दे तो सिमेट्री है क्या? तो ये दोनों कैपेसिटर हट गए। ये हमने करा हुआ था पहले। चलिए ये करते हैं। इस सवाल में A B C D E F G H ये 4 पॉइंट्स और लिखते हैं। सवाल पूछा है कि A और C के बीच का, A और C का इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ। तो ये तो क्यूबिकल दिख रहा है, हर ब्रांच में सेम कैपेसिटर है। क्या इसको बीच में कोई ऐसा प्लेन काट सकते हो कि दो साइड सर्किट भी एक जैसा हो जाए, और जितना A का डिस्टेंस दिखे उतना ही C का दिखे? कोई ऐसा प्लेन इमेजिन कर पा रहा? हाँ हाँ, कौन कौन से पॉइंट से पास करेगा? EBGH। हाँ जी, कौन से 4 पॉइंट से पास करेगा ऐसा प्लेन? वो दिख रहा है, दिखा क्या? इस प्लेन से अगर कट करे तो इस प्लेन के जितना लेफ्ट में टर्मिनल A है उतना ही राइट में टर्मिनल D दिख रहा है, C दिख रहा है, सॉरी, A और C टर्मिनल से, तो दोनों टर्मिनल भी एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। आपको समझ में आ रहा है? तो ये प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? बहुत सही, इक्वी पोटेंशियल बोलेंगे। और इक्वी पोटेंशियल पे अगर कोई कैपेसिटर आता है तो उसमें चार्ज फ्लो, उसको हटा सकते हैं कि नहीं? कौन सा कैपेसिटर हट जाएगा बताओ? कौन सा वाला? E और H के बीच का कैपेसिटर बोल रहे हट जाएगा, E और H का। आपको कौन कौन से पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, समझ में आ रहा है? ये H, G, B और E, इनके पोटेंशियल सेम है, तो इसमें ये दोनों पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटर है उसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, और ऐसे G और B के बीच में जो कैपेसिटर है उसमें भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, तो ये दो कट गए। अब बचा सर्किट, वो देख लेते हैं। ये A है, ये C है, ऐसे दिखा गया? कौन से दो हट गए दिखे? ठीक है, ये वाला ये हट गया है, यहां पे G लिखा हुआ था और यहां पे B लिखा हुआ है, ये E लिखा है और इधर H लिखा है, ये हट गए। G से B और E से H वाला, ठीक है क्या? तो ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, फिर पैरेलल है। सीरीज मतलब C/2 C/2 पैरेलल में, तो ये नीचे वाले 4 का C हो गया, ऊपर वाले 4 का भी। ये C और ये C और ये C किसमें है? हाँ, इधर से रास्ते से 4 जाएगा, ये चारों मिलके C हो गया है, तो यहां से 4 C से होता हुआ यहां नीचे आएगा, तो ये तीनों किसमें है? तो C और C। ये ऊपर वाला रास्ता C/3 है, दिखा C/3 कैसे है? ये C है और ये बीच के 4 मिलके भी क्या है? तो C और C किसमें आ गए? तो सीरीज में 3 मिल गए तो C/3, और नीचे का रास्ता C अलग है, और ऊपर का रास्ता C/3 और नीचे C, ये तीनों दोनों
पैरेलल में है, क्या आंसर हुआ? 4C/3। समझ गए? तो ये दो कैपेसिटर हटने से बड़ा ही इजी सर्किट हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? अगर सर्किट में इतनी सिमेट्री है, बीच से काट दिया और लेफ्ट साइड राइट साइड एक जैसे हो रहे तो मामला इक्विपोटेंशियल, उसके बीच में जो कैपेसिटर हटा दो, बाकी को सॉल्व कर लो। दिख गया क्या? ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में रेजिस्टेंस के साथ दिया हुआ है। मतलब अगर इसमें कैपेसिटर की जगह हर ब्रांच में रेजिस्टेंस होता तो एनसीईआरटी में गिवन है ये। तो एनसीईआरटी में जो गिवन होता है ना, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, तो उसको अच्छे से कर लेना। लेकिन रेजिस्टेंस वाला होता तो भी ऐसे ही आंसर आता, बस पलट देना नंबर, क्योंकि वहां सीरीज की जगह पैरेलल का फॉर्मूला लगता है, पैरेलल की जगह। तो क्या आंसर होगा? इमेजिन करो, 3R/4 हो जाएगा। 3R/4 देख लेंगे। क्या लिखा है? पॉइंट पोटेंशियल एक नकली मेथड है जो किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना? ये मैं नहीं बनाया। नाम भी ऐसे ही, नामकरण भी ऐसे ही गया, पॉइंट पोटेंशियल। मुझे याद ही नहीं आता था ये मेथड को क्या बोलूं, तो मैंने नाम रख दिया। क्या इसमें हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे किसी सर्किट में जिनके पोटेंशियल हो सेम। क्या नाम हो गया? पॉइंट ढूंढने हैं जिनके पोटेंशियल हो सेम, तो नाम रख दिया पॉइंट पोटेंशियल मेथड। कितना सिंपल है। अब सर्किट में वो पॉइंट मिलेंगे कैसे जिनके पोटेंशियल, जैसे ये तो हमने बीच में काटा काटा, तो वो सारे पॉइंट क्या हो गए? इक्वी पोटेंशियल हो गए, लेकिन वो तो सिमिट्री है तब हो गए। तो क्या कोई और भी मेथड्स हो सकते हैं जिसमें सिमिट्री ना हो, फिर भी हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढ ले जिनके पोटेंशियल है सेम, तो उसके बीच में कोई कैपेसिटर आएगा तो वो हटा देंगे। तो एक तरीका तो ये है, तो हमने यहां पे मेथड का तरीका लिखा, आइडेंटिफाई ऑल पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल। और पोटेंशियल सेम है ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनका एक ही नाम रख देंगे। जैसे किसी एक पॉइंट के नाम रख दिया ए, तो उससे मिलते जुलते जितने भी पोटेंशियल के पॉइंट हो गए सबका नाम क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी किसी का पॉइंट का नाम रख दिया बी, तो मुझे जैसा पोटेंशियल बी का है वैसा ही सी का है, तो सी का नाम भी बी रख देंगे। फिर सी नहीं रखेंगे, बी रख देंगे। डी का भी पोटेंशियल सेम है तो डी को भी बी बोलने लगेंगे। तो एक जैसे पॉइंट को एक ही जैसा सिंबल लिख देंगे तो आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा और सर्किट ड्रॉ करना इजी होगा। अभी देखिए, आइडेंटिफाई ऑल पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल, ये तो हमारा टास्क है। इसमें दो चीजें हमको हेल्प करेगी। पहला, सिमिट्री। जैसे अभी अभी हमने देखा था कि सिमिट्री से मुझे पता चल गया था ये प्लेन, तो इक्वी पोटेंशियल जितने भी पॉइंट थे उस एक ही नाम लिख, जैसे पॉइंट आ रहे थे बी एच एफ जी, ऐसे आ रहा था ना। एच नहीं था, ई था। हाँ, एफ नहीं था, ई एच जी बी ऐसे थे। तो ये सभी पॉइंट का नाम बी लिख सकते थे, बी 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 और बी ऐसे। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा अभी देखेंगे, सर्किट रीड्रॉ करने में आसानी होगी। लेकिन वो मेथड तो अलग ही हमने पढ़ लिया है, तो जिसमें प्लेनर सिमिट्री या फोल्डिंग सिमिट्री है उसमें पॉइंट पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही फ्री में सॉल्व हो रहे हैं, क्यों परेशान करते हैं पॉइंट पोटेंशियल को। ये मेथड थोड़ा दूसरे तरह के सवालों में लगेगा। इसमें या तो सिमिट्री से भी पहचान में आएगा हमको किसका पोटेंशियल सेम है, और दूसरा तरीका है, इफ टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड by a wire without battery resistance। अभी रेजिस्टेंस की चिंता नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक पॉइंट, विदाउट बैटरी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस सर्किट में अगर कोई दो पॉइंट ऐसे जुड़े, सीधा प्लेन वायर से जुड़ गए, प्लेन वायर समझते हैं है ना? ये क्या हो रहा है, आगे नहीं चल रहे? ठीक है, तो प्लेन वायर से कनेक्टेड। अब मैं देखो सवाल दिखाता हूं आपको प्लेन वायर वाला पहले। टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, कैपेसिटेंस सी, 2C, 3C, 4C, ये ऐसे जुड़ा हुआ है।
ठीक है, इसमें बताना है ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस। सिमिट्री है क्या? बीच में काट देंगे तो क्या लेफ्ट हाफ राइट हाफ सेम दिख रहा है? नीचे से काट देंगे ऊपर नीचे सेम दिख रहा है क्या? कुछ सिमिट्री नहीं बैठ रही। ठीक है, ये पंगा हो गया हमारा, सिमिट्री वाला तो काम नहीं कर रहा मुझे। लेकिन ये दिख रहा है कि ये ऐसे वायर ऐसे घुमा के क्यों बनाया गया होगा? वो बोल रहे कि ये नीचे वाले वायर से ऊपर वाला वायर टच, ये ऐसे चिपके हुए नहीं है, ये अलग से ऐसे घूम के जा रहा है। ठीक है, ठीक है, एक तो ये बताने की कोशिश है। ये दिख रहा है ये प्लेन वायर कनेक्टेड है, इसमें बीच में कोई बैटरी या कैपेसिटर नहीं है, इस रास्ते में भी कोई बैटरी या कैपेसिटर नहीं है। अगर ऐसे दो जंक्शन आपस में कनेक्टेड हो प्लेन वायर से, तो जो एक जंक्शन का पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किससे क्रिएट होता है? या तो बैटरी में होगा या फिर कैपेसिटर में होगा। अगर किसी कैपेसिटर में क्यू चार्ज है, जैसे इसमें क्यू चार्ज है, तो इसके दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? Q/2C। अगर इसमें चार्ज क्यू है तो इसमें कितना है? Q/3C। इसमें क्यू चार्ज है, तो समझ गए। तो अगर कोई बोल दे ऊपर और नीचे का पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है कि अलग अलग, तो बोलोगे अगर चार्ज है तो अलग अलग है, लेकिन जब तक हमें पता नहीं तब तक तो अलग ही अलग मानना पड़ेगा। समझे क्या? हाँ, तो अभी यहां पे लेकिन हमने ए लिखा हुआ है, प्लेन वायर दिखे और जहां कनेक्टेड हो वहां पर भी क्या लिख दो? यहां बी लिखा है, यहां पे क्या लिख दो? सर्किट देखो सॉल्व हो गया। ये कैपेसिटर सी किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? ए और बी, ये वाला और ये वाला। तो ए से बी में चार कनेक्टेड है, किसमें है? ए से चार निकले और बी पे कनेक्टेड है, किसमें गए? ये चार रास्ते ऐसे निकले और चार ऐसे बी में कनेक्ट हो गए, किसमें है ये? एक ए से बी, दूसरा ए से बी, तीसरा ए से बी, चौथा ए से, किसमें है? पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं? आंसर आ गया जी, खत्म। समझ गए? तो पॉइंट पोटेंशियल में अगर वायर कनेक्टेड हो, मतलब वायर कनेक्टेड दिखे किसी सर्किट में कि इसमें तो अलग अलग पॉइंट के बीच बीच में प्लेन वायर ज्यादा कनेक्ट कर रखे हैं, तो आपको किस तरीके से ट्राई करना चाहिए? ये कहानी रेजिस्टेंस वाले में भी ऐसी चलेगी, तो वहां पढ़ाएंगे, वहां पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला मेथड समझ गए, है ना? एक अगर लगा तुरंत आंसर। अब देखो एक सवाल और करते हैं। क्या जाता है? कहीं भी लगा, टर्मिनल्स दिखे क्या? इसका हर कैपेसिटर सी का है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है। देखते ही आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? जीने की इच्छा भी खत्म हो रही होगी कई लोगों की कि सर इतने तार लगा दिए, क्या मतलब है? लेकिन जहां वायर ज्यादा लगे और ऐसे बीच बीच में कनेक्टेड दिखे, अच्छा ये जो ऐसे कनेक्टेड है बीच में भी कोई कैपेसिटर लगाया गया, कोई बैटरी लगाया गया, कोई रेजिस्टेंस लगाया गया, तो जब भी बिल्कुल प्लेन वायर दिखे तो आप समझ जाओ भाई पॉइंट पोटेंशियल लगाएंगे, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ठीक, चलिए अब जो पॉइंट ए है वो ए है, जो पॉइंट बी है वो बी है। केवल चेक करना है क्या ए से कनेक्टेड कोई और पॉइंट, जैसे यहां से ए से चले बैटरी कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर आ गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट को ए बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। ठीक, नहीं अब देख लेते हैं। ये बी है, हाँ चलो सी बोल देंगे, डी बोल देंगे, बहुत सारे, लेकिन बी तो है हमारे पास, तो बी से चल के देखते हैं। समझ गए क्या? जो पॉइंट जितने ए होंगे उनको पहचान लेते हैं, जितने बी होंगे उनको पहचान लेते हैं। जो बी और ए नहीं होगा उसको सी डी ई कुछ और लिख देंगे, यही तो कहानी है। चलो बी से चल रहे, इसको बी बोल रहे, फिर ये गए ट्र यहां गए, बी हो गया, फिर यहां से चल के यहां गए, ये भी बी हो गया। ठीक, यहां पे एक्स लिख देते, सी तो कैपेसिटर होता है, कंफ्यूज ना हो जाए, एक्स हो गया, ये एक्स है तो ये यहां पे क्या लिख दें? एक्स लिख देते हैं। ये भी एक्स लिख सकते क्या? ये एक्स है क्या? ये एक्स है, ये एक्स होगा क्या? कुछ और होगा? वाई लिख दिया, फिर ये गए यहां, वाई हो गया, या तो एक्स हो गया या वाई हो गया, हमने ऐसे कर लिया। अब सर्किट रीड्रॉ करेंगे, कहां से कहां तक? बहुत बढ़िया, कहां ड्रॉ करें? यहां करें, चलो यहाँ नीचे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे। ए से कितने कैपेसिटर जा रहे हैं और कहां? ए से चलते जाएं तो कितने कैपेसिटर मिल रहे हैं?
बोलो एक ही जगह ए लिखा है और उसके आगे के रास्ते में एक्स है, तो यहां एक कैपेसिटर लगाया और यहां क्या लिख दिया। लेकिन क्या एक ही एक्स है दुनिया में? नहीं है। अच्छा, इस एक्स से कैपेसिटर कहां जा रहा है? बी में। और इस एक्स से कैपेसिटर कहां जा रहा है? तो एक जा रहा है बी में और एक जा रहा है, तो एक तो एक्स से हो गया, ये वाला कैपेसिटर क्रॉस कर दिया, ये यहां पे दिख गया। अब कितने और कैपेसिटर एक्स से कनेक्टेड है? देखो, ये एक्स से बी है, ये एक्स से बी है और ये एक्स से वाई है। तो दो रास्ते बनाते हैं यहां पे, तीन बना देते चलो। ये दोनों बी में कनेक्टेड है, आप देखते हो बी में कनेक्टेड कैसे भेज देता हूं मैं, ये लंबा रास्ता बनाता हूं सीधा बी, क्योंकि बी के आगे कोई सर्किट नहीं, खत्म हो गया। और तीसरा रास्ता एक्स से कहां जा रहा है? तो यहां वाई लिख दिया। अब वाई कितने हैं समझ गए, ये एक्स से वाई ये वाला हो चुका है। अब वाई से बताओ कितने रास्ते बन रहे हैं? ये जा रहा वाई से बी, ये जा रहा वाई से बी और ये जा रहा है, तो एक दो और तीन और है। तो वाई से तीन कैपेसिटर बनाते हैं किसमें, और कहां जाएंगे ये तीनों? ये तीनों भेज दिए बी में। क्या ये सर्किट सॉल्व हो पाएगा? चलिए कोशिश करते हैं। ये तीनों मिलके 3C और C सीरीज हो गया 3C/4, 3C और C 3C/4, न्यूमरेटर में n+1 कर दो, 3C/4। और ये नीचे वाले दोनों किसमें हैं? पैरेलल में। C और C क्या होता है? 2C को इसके साथ ऐड कर देंगे तो 11C/4। लग रहा है नींद आ रही है? अरे ध्यान दे रहे हो इधर? अरे क्या सर ये लिख रहा है? सर्किट फिर से बता दो कैसे बना, एक बार अच्छा एक्सप्लेन मैं कर दो। एक बार और बताता हूं, अभी बता देंगे। लेकिन ये 2C है और 2C और ऊपर वाला 3C/4 पैरेलल में है, तो 11C/4 आ गया। और फिर ये वाला C इस पूरे के साथ सीरीज में है 11C/15, 4 + 11, 4 का 11 का। ठीक है, चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। इसमें ले लेते हैं, ये पेज सेव नहीं होगा, फिर से कर लेते हैं। एक है, दो, तीन, चार, पाँच, कितने थे? तो कितनी बार में मैं करूंगा वो बार बार 7 मिट जाएगा। 7 है। ठीक है 7। सेवन लगा दिया, एक हो गया, दो हो गया, तीन, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, ये एक्स हो गया, यहां से ये हुआ, गड़बड़ कर दिया। यस सर। अरे हाँ, यहां से ये गए यहां, यहां से गए यहां, यहां से गए यहां, तो ये बी है, इसको एक्स लिख दिया, ये भी एक्स हो गया। सर वो तो बी हो गया। ये तो एक्स हो गया, ये बी हो गया। हाँ, ये भी बी हो गया, ये तो बी है ही। एक्स से एक्स ये हो गया, ये वाई और वाई हो गया। हाँ, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ एक्स लिख दिया, तो ए से एक्स एक ही कैपेसिटर, यहाँ एक्स हो गया, ये ए हो गया, ये क्रॉस कर दिया, जितने भी काउंट होते जाएंगे उसको क्रॉस करते जाएंगे, ये क्रॉस हो गया। अब एक्स से बी ये है, एक्स से बी ये है और एक्स से वाई ये है। ए से एक्स वाला हो चुका है, तो एक्स से अब आगे कितने और जुड़े दिख रहे हैं? तीन दिख रहे हैं, दो कहां जा रहे हैं? बी में। बी में। तो एक्स से बी में जा रहे हैं, तो 2C लिख दिया इसको और यहां बी में भेज दिया। कोई समझा गया? यस सर। एक्स से बी, एक्स से बी पैरेलल हो गया, 2C लिख दिया डायरेक्ट उसको। फिर दूसरा एक्स से वाई में कितने हैं? एक ही है, उसको C लिख दिया। अब वाई से बी में कितने हैं?
3 है, तो आगे 3C लिख दिया और B में भेज दिया। समझ गए? Y से B, Y से B और Y से B, 3 पैरेलल रास्ते हो गए। ये तो सॉल्व हो जाएगा। समझ गए क्या भाई? यस सर। चलो एक और पॉइंट पोटेंशियल से करते हैं। यहां पे आपको पता लगाना है ए और डी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ये क्यूब है, हर कैपेसिटर इस रास्ते में सेम है, हर कैपेसिटर का वैल्यू सी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ए और डी को अगर ज्वाइन करें तो उस लाइन को क्या कहते होंगे? बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल। इसमें कोई ऐसा प्लेन है जो इस डिब्बे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे और बी और डी बिल्कुल बराबर हो और जंक्शन से भी पास हो? हाँ, अगर उसको मिरर इमेज बनाएंगे तो बनेगा। यहां से अगर काटे तो डी का इमेज तो सी पे आ जाएगा, ऐसे काटेंगे तो डी का इमेज इधर चला जाएगा। इसमें कोई भी प्लेन आप मतलब काट सकते हो बीच में, लेकिन कोई भी प्लेन ऐसा नहीं मिलेगा जो जंक्शन से पास होता हो। बीच बीच में से कट होते हुए जाएगा प्लेन, बीच से कट होते हुए प्लेन जाएगा। मिरर इमेज दिखेंगे एक दूसरे के, लेकिन वो जंक्शन से पास नहीं होंगे। अब इसमें तरीका क्या है वो देखिए, आप समझना। देखो बच्चों, इधर चार्ज अगर एंटर करेगा ए से तो बाहर किधर से आएगा? ऐसे कैसे बता? सवाल में लिखा है टर्मिनल ए एंड डी है, तो ए से एंटर करेगा तो डी से चार्ज बाहर आएगा। तो चार्ज एंटर करेगा तो कितने रास्ते हैं उसके पास एंटर करने के? 3 है। ए से बी है, यहां पे फिर वही लिख देता हूं मैं, ई लिख देता हूं, यहां एफ लिख देता हूं, यहां एच लिख देता हूं, यहां जी लिख देता हूं। तो बी है, ई है और एफ है। ए से 3 अंदर जाने के रास्ते हैं, ठीक है। समझो कि ये क्यूबिकल रूम है और तुम एक छिपकली हो जो इस रूम में कहीं भी सरकते सरकते जा सकते हो। अभी तुम बी पर बैठे हो, ठीक है, बी पर यहां पे, यहां बैठे। अब तुम ए को देखो तो तुमको ए अपने से थोड़ा दूर लग रहा होगा। मान लो ये क्यूब का लेंथ एल है, तो ए अभी तुम्हें कितना साइड का लेंथ एल है, तो बी से ए कितना दूर दिख रहा होगा? अच्छा, तुमने दूसरा टर्मिनल देखा तो वो कितना दूर दिख रहा होगा? बी पर हम बैठे हैं तो मुझे ए कितना दूर दिख रहा है? एल डिस्टेंस भी दिख रहा है। डी कितना दूर दिख रहा है? आपको फेस डायगोनल लग रहा होगा ना, √2l, √2l दिखा? क्यूब है ना ये। अगर ई पर बैठ जाए तो क्या हाल है? ए कितना दूर है और √2l। यानी जैसा पोजीशन बी है ठीक वैसा ही पोजीशन ई है, मतलब ई वैसा ही प्लेस्ड है टर्मिनल्स के बीच में जैसा बी प्लेस्ड है दोनों टर्मिनल्स के बीच में। समझ गए ना? तो इन दोनों रास्ते में सिमिट्री है। एफ पे बैठ के देखो, हाँ, तो आपको लगेगा अरे यार ये बी, ई और एफ जो है प्लेसिंग विद रिस्पेक्ट टू द टर्मिनल बिल्कुल सेम है। दोनों टर्मिनल के हिसाब से देखे, ऐसा नहीं बोल रहा कि जितना ए से दूर है उतना बी से दूर है, या जो प्लेसमेंट ए से है वो बी से, वो नहीं बोला। बीचों बीच नहीं है पॉइंट, थोड़ा साइड में, ए के थोड़ा पास है और डी से थोड़ा दूर है। ए से थोड़ा पास है, डी से थोड़ा दूर है, लेकिन जो प्लेसमेंट बी का है वही ई का है। अगर इसको पलट दे तो बी हाइट हो जाएगा और एफ बेस हो जाएगा। कुछ समझे क्या? अगर ऐसे गिरा दूं किसी क्यूब को तो जो बेस था वो हाइट हो जाएगा और जो हाइट था वो बेस हो जाएगा। क्यूब को थोड़े ना कोई फर्क पड़ेगा, क्यूब तो कैसे भी रखोगे एक जैसे ही दिखेगा। तो ये तीनों कॉर्नर्स कैसे हैं? अगर एक जैसे, ये इसको, ये किसी सिमिट्री वो पॉइंट में नहीं आ रहा कि सर हाँ बीच में प्लेन काट दिया आपने, बीच में नहीं कटा ये प्लेन, ये थोड़ा सा क्लोजर टू ए है एंड दूर है डी से, लेकिन तो भी तीनों रास्ते कैसे लग रहे हैं? सेम। इसलिए तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है। इसका नाम लिख दिया एक्स। अब किसका किसका नाम एक्स और लिख दें? ई का नाम भी एक्स लिख देते हैं और एफ का नाम भी एक्स लिख देते हैं। इसी लॉजिक से
सी इधर से एल रूट टू एल, जी इधर से एल रूट टू एल, और एच इधर से एल उधर से रूट टू एल, यानी इनका नाम वाई लिख दिया। पॉइंट पोटेंशियल पहचान लिया कि भाई इधर से जो करंट जाएगा वो 3 रास्ते पे जाएगा, उसको तीनों रास्ते एक जैसे लग रहा है, तो वो कहेगा सब जगह बराबर जाएंगे, एक तरफ ज्यादा कम नहीं जाएंगे, तो बराबर पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अब मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। सर्किट स्टार्ट करते ए से। ए से अगर अंदर जाओगे तो ये वाला कैपेसिटर किधर से किधर कनेक्टेड है? ए से एक्स, ये कैपेसिटर और ये, तो ए से एक्स और ए से एक्स और ए से एक्स किसमें हो गए? हाँ जी, क्या लिख दे यहां पे, क्या लिख दे? अब आगे बढ़ रहे हैं, ये 3 कट गए, ये हो गए कंसिडर भाई, ये कर चुके। अब इस एक्स से आगे बढ़ो, कहां जा रहा है? ये से चलो, और इस एक्स से आगे बढ़ो, कितने हो गए? एक एक्स से 2 वाई बने, दूसरे एक्स से भी आगे 2 वाई बने, तीसरे से भी 2 वाई बन गए। कितना लिख दिया? यहां क्या लिख दें? और फिर कैसे? ये 6 हो गए। अब ये वाई से डी कितना है? ये वाई से, ये वाई से और ये वाई से, ये 3 आखिरी 3 हो गए। टोटल कितने कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं आपको? पहले 3 थे, फिर 6 है, टोटल 12 है, तो 3 और 6 हो गए, बचे कितने? 3 बचे, वो तीनों वाई से डी जा रहे हैं ना, टर्मिनल तो डी पे खत्म होगा, सर्किट कहां खत्म होगा? ए से चल के डी पे, तो वाई वाई वाई, 3 वाई है और तीनों से डी में कितना जा रहा है? एक एक जा रहा, 3 बच गया। क्या इसको सीरीज में ऐड कर सकते हो? समझ गए? सर्किट देखने से पहले खतरनाक है, लेकिन अगर सही रीड्रॉ किया, हमने क्या करा, रास्ते का मोड़ देखा कि भाई सारे रास्ते दोनों टर्मिनल के हिसाब से एक जैसे आ रहे हैं। हम जब बी पे पहुंचे या एफ पे पहुंचे या एच पे पहुंचे, एक ही जैसा पोजीशंस दिख रहे हैं, सेम पोटेंशियल लिख दो। ये हो गई कहानी सिमेट्री की। थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा गया? अरे ये एक्स पॉइंट है, एक्स से वाई कितने हैं? ये गया वाई, ये भी गया वाई, ये एक्स से। प्लेन और सिमेट्री नहीं बन पाएगी, आप इसमें इमेजिन करो थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ ये नीचे वो ऊपर है। आप ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो इधर प्लेन और सिमेट्री बनेगा, वर्टिकल बनाएंगे तो लेफ्ट राइट में। हाँ ऐसा डायगोनल पास, देखो आप डायगोनल बनाने की मतलब ये कह रहे हो ना, ये पहले जैसा प्लेन था वैसा बना दे, तो पहले में इसका सिमेट्री ये आ जाएगा जी। पिछला सवाल यही था कि ए और सी सिमेट्रिकल थे और बीच में आ रहा था ये वाला प्लेन। अगर मैं एफ बी सी एच को मिला के एक प्लेन ले लूं, तो ए का सिमेट्री पॉइंट डी नहीं बनेगा, ए का सिमेट्री पॉइंट जी बनेगा और ई का सिमेट्री पॉइंट डी बनेगा। देखो आप ध्यान से। सर अगर एच ई बी जी को मिला के एक प्लेन ले लें, एच ई बी जी को मिला के प्लेन बनाया, तो उस प्लेन का सिमेट्री, ए का सिमेट्री सी पे आएगा और एफ का सिमेट्री डी पे आएगा। ओके सर। हाँ मतलब आप इसको घर पे कोई क्यूब होगा वो ले लो, या एक पेस्ट्री खरीद लो या केक, उसको काट के पहले क्यूब बना लो, फिर उसको ऐसा अलग अलग तरीके से काटना, कई सारे लग जाएंगे। वैसे करना अपने घर में बोल देना कि सर ने बोला साइंस के लिए जरूरी है ये पेस्ट्री। यस सर। हाँ है कि नहीं? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते तो पिज्जा मंगाया था कि नहीं? अरे छोड़ दिया मौका तुम लोगों ने। एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पिज्जा वाला बता रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट की, भाई पूरे पिज्जा को एक पीस कट करो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, तो ये मानना नहीं था तुमको, घर पे मंगा के चेक करो कि ठीक है कि नहीं। हाँ क्लास पे रहता था। हाँ क्लास में तो लेकिन एक आध बार होती है पार्टी, तो थोड़ी सस्ती रखनी पड़ती है ना, बहुत बजट आता है। पिज्जा में तो पूरा ऐसा लगता है कार के चारों पहिए बिक जाएंगे। समोसा पार्टी रखनी पड़ती, जो मिले। बच्चे कंप्लेन नहीं करते हैं, सर जो भी समोसा ही खिला दो।
इनफाइनाइट लैडर, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर सर्किट। ये इसका लॉजिक एक बार समझ लेना, वही लॉजिक रेजिस्टेंस वाले में भी लगेगा, एचसीवी में सवाल मिल जाएगा, है ना, अगर आप एचसीवी करते हैं तो। थोड़ा बस एक पॉइंट समझ लो, ज्यादा चांस इसका होता नहीं आने का, ठीक है। सर्किट कैसा है कि रिपीटेटिव सर्किट आपको दिखेगा, बार बार कैपेसिटर, जैसे ये सी है, ये भी सी है, फिर अगले लूप में भी ऐसे ही दो कैपेसिटर, ये भी सी और सी, फिर नेक्स्ट लूप में भी ऐसे ही दो कैपेसिटर सी और सी, और ऐसे चलते चलते कितने लूप्स बन जाएंगे। तो आपको ऐसा लगेगा सर लैडर जैसे ही लग रहा है ना, इससे बहुत लंबा सर्किट है और बार बार लूप रिपीट होते जा रहा है, इनफाइनाइट लूप्स होंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां पे टर्मिनल्स देंगे, ये ए टर्मिनल और ये बी टर्मिनल है, और बोलेगा इसके बीच में कितना इफेक्टिव कैपेसिटेंस है। तो जो तरीका लगाया वो यहां पे लिखा हुआ है, मैं उसको समझाता हूं। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब पूरा लैडर का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, ये पूछा गया है। हमको पता है क्या पहले से? हमको नहीं पता, हमें तो सॉल्व करना है। तो हमने मान लिया कि इसके बीच का इफेक्टिव कैपेसिटी, कुछ भी मान सकते हैं, हमने क्या मान लिया, एक्स है, जैसे इन्होंने सी ए बी मान रखा था, ठीक है। तो हमने बोला सी इफेक्टिव बी एक्स, ठीक, किसके बीच में, अक्रॉस ए बी। अब आपको एक सिंगल यूनिट कट करके लैडर को थोड़ा छोटा करना है, लेकिन एक ही यूनिट कट करना है, और ऐसा जगह कट करना है कि पीछे के सारे लूप्स वैसे ही दिखें जैसे आगे से दिख रहे थे। तो मैंने क्या किया, ऐसे अंदर गए और यहां पे काट दिया, इतने को अलग रख दिया, और इस दोनों पॉइंट का नाम ए डैश बी डैश। इनफाइनाइट लूप वाले लैडर में से एक लूप काट के हटा दो, साइड में कहीं छुपा दो, और फिर आप देखो तो ये पॉइंट का नाम ए डैश बी डैश जरूर है, लेकिन अभी कितने लूप्स हैं, अभी भी इनफाइनाइट लूप्स हैं। तो क्या ए डैश बी डैश के इफेक्टिव वैल्यू का आंसर भी एक्स ही नहीं हो जाएगा? समझ गए क्या? वैसे तो इनफाइनाइट में से एक माइनस किया, तो कोई कह सकता है जब सर इनफाइनाइट है तो एक क्यों माइनस किया, 10 हटा दो। मैं कहता हूं इनफाइनाइट से अगर एक हटाएंगे तो भी इंफिनिटी बचता है, इनफाइनाइट से 2 हटाएंगे तो भी इंफिनिटी बचता है, 3 हटाएंगे तो भी बचता है, लेकिन वेरिएशन सबसे कम किस में होगा, मतलब कौन सा वैल्यू एक्चुअली एक्स के बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुंचेगा, जब एक हटाएंगे। तो हम लोग कितना हटा रहे हैं, मिनिमम हटा रहे हैं, जिससे कि थोड़ा वेरिएशन भी आए, तो भी क्लोजेस्ट आंसर कौन सा वाला रहेगा, एक्स के, जब एक लूप हटाएंगे। समझ गए, इजियर सॉल्व भी होगा। तो मैंने एक लूप हटा दिया और मैंने बोला अभी इसके पीछे का सर्किट वही है जो ए बी के पीछे का सर्किट था, तो ए डैश बी डैश के अक्रॉस भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो देन, लेकिन काटना वहां से, देखो आपने बोला यहां से क्यों नहीं कट किया, यहां से सेम नहीं होता। यहां पे देखो सर्किट के स्टार्ट में कैपेसिटर है, फिर नीचे वाला कैपेसिटर, तो ए डैश वहां पे आएगा जहां पे फिर सेम सर्किट दिखे, कैपेसिटर कैपेसिटर ऐसे। समझ गए क्या? तो वो आपको सोचना है कि कैसा कैपेसिटर में कहां कट करना है, यहां कट करना है कि यहां कट करना है। खैर, देन सी इफेक्टिव अक्रॉस ए डैश बी डैश इज एक्स, ए डैश बी डैश का भी सी इफेक्टिव एक्स है। अब मैंने सी डैश बी डैश के पीछे जितने भी इनफाइनाइट लूप है सबको हटा के जला दिया, और एक कैपेसिटर एक्स वैल्यू का यहां पीछे लगा दिया, क्योंकि ये सारे कैपेसिटर मिलके कितना वैल्यू बनाने वाले हैं, एक्स। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं ए बी वाले जो सर्किट नॉर्मली चल रहा था उसके पीछे यहां ए डैश बी डैश पॉइंट है, उसमें एक कैपेसिटर लगा लेता हूं, उसका वैल्यू क्या लिख देता हूं, और ये सारे कैपेसिटर सीरीज पैरेलल से सॉल्व होने के बाद ए बी के अक्रॉस भी कितना आंसर ही बनाएंगे, मतलब एक्स इसके साथ किसमें है और फिर इसके साथ, ये सारा सॉल्व होके वापस आंसर क्या आ जाएगा। तो पीछे वाले इनफाइनाइट लूप का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ गए क्या? तो आगे जितना वैल्यू मानना, एक लूप के पीछे उतना ही वैल्यू रख दो और सारा मिला के वापस एक्स के इक्वल कर दो। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखना, ये सी एक्स हो गया पैरेलल में, तो कितना हो गया, और वो वाला सी हो गया
तो c इंटू सी प्लस एक्स अपॉन सी प्लस एक्स इक्वल टू, दिखा क्या? ये हमने सारे ऐड किए और ऐड करके वापस किसके इक्वल कर दिया, अपने आप x का वैल्यू बन जाएगा। यूजुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है क्या? मैं आपको क्वाड्रेटिक का बता देता हूं। ये 2c प्लस एक्स उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस सी एक्स इक्वल टू 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेज देते, सी एक्स कैंसिल कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू देखो, कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 a का वैल्यू 1 है तो 2 लिख दिया। अब ये सी स्क्वायर 4c स्क्वायर मिल गए, तो 5c स्क्वायर में ये भी माइनस माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस माइनस वाला लेंगे, तो आंसर आ जाएगा √5c माइनस सी बाय 2, यानी कि √5 माइनस 1। ये किसका वैल्यू आया? और हमने ए बी के अक्रॉस कैपेसिटेंस कितना माना था, एक्स माना था। तो लॉजिक मतलब या सीक्वेंस ऐसे करने का, सवाल करने का, समझ गए कि अगर एक लूप या पूरे इनफाइनाइट का हमने एक्स मान लिया तो एक लूप के बाद भी क्या लगा दो। अगर इसमें वेरिएशन आता होगा तो वेरिएशन मिनिमम कब आएगा, जब एक के बाद लगाएंगे। 4 के बाद नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हो, एक के बाद लगाओगे तो वेरिएशन मिनिमम रहेगा। तो आंसर में तुम देखोगे तो हो सकता है अलग अलग आंसर आए, 2 के पीछे लगाओगे तो अलग आएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे, जैसे एक से आंसर मान लो 1.6 आ रहा है तो दूसरे भी आंसर का वैल्यू 1.6 के बिल्कुल क्लोज होगा। नंबर शायद अलग दिखेंगे लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करोगे तो आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे ऐसे लगा रहा 1.59 आ रहा है, किसी का 1.60 आ रहा है, ऐसे तो छोटा सा डिफरेंस दिखेगा एक्चुअल वैल्यू से, बट मिनिमम डिफरेंस लेने के लिए सिंगल लूप। देखो सवाल, इनफाइनाइट लैडर दिखा, किसके अक्रॉस निकालना है, तो ए और बी के अक्रॉस क्या मान लिया। अब बताओ कहां से कट करेंगे, ये बात समझ पा रहे हो? कहां कट करने वाले हैं? यहां पे लिख दिया 2 के बाद या 2 के पहले, 2 के बाद यहां ए डैश लिख दिया और यहां बी डैश लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे ही एक्स लगाना है हमको, यहां पे एक्स लगाना और पीछे वाला सारा हटा देना। तो सर्किट को लिखा, ये ए है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है और ये ए डैश हो गया, यहां पे बी डैश हो गया। अब क्या करें, ए डैश बी डैश के ऊपर क्या लगा देंगे, X और इसके अक्रॉस भी आंसर का वैल्यू फाइनली क्या लिख देंगे। अब आपको सीरीज पैरेलल दिख रहा है, पहले क्या है, पहले क्या है, पहले क्या है, series ये सीरीज है और फिर पैरेलल है, तो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स सीरीज समझे, प्लस 1 इक्वल टू, ये फाइनल आंसर एक्स के इक्वल होने वाला है, क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स सॉल्व होगा, करो जरा। नहीं, मैंने ये माना कि ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या है, तो इनफाइनाइट लूप में अगर एक लूप हटा दें तो कितने लूप बचते हैं, तो इनफाइनाइट लूप का अगर इफेक्टिव आंसर एक्स होता हो तो एक हटाने के बाद जो इनफाइनाइट बचे उसका इफेक्टिव आंसर क्या होगा, एक्स होगा। इसका मतलब है पीछे वाले सारे इनफाइनाइट हटा के फेंक दें तो उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, एक कैपेसिटर जो उसका इफेक्टिव वैल्यू है, समझ गए ना। तो ये वही कैपेसिटर लगा दिया, लेकिन मुझे पता है ये सब मिलने के बाद वापस क्या बनना चाहिए, हाँ, इंफिनिटी वाले सारे डंडे हटा के उसकी जगह एक कैपेसिटर लगाया, क्योंकि इसका इफेक्टिव आंसर क्या माना हुआ है, एक्स, तो एक्स लगा दिया।
ये अलग ही सर्किट है, ये ऐसे ही सॉल्व होते हैं लैडर वाले। 2 आएगा, ठीक है। आप ऐसे क्रॉस चेक भी करके देखो, अगर x का वैल्यू 2 हो तो 2 और 2 सीरीज में है, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 2 और 2 सीरीज में, 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 1, और 1 और 1 किस में है, तो 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा। तो हमने x का वैल्यू 2 लगाया, फाइनल आंसर फिर से क्या आ गया, 2 ही तो आ गया। उसके बाद कितनी बार भी लगाते रहेंगे तो समझ गए क्या। तो ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया, इसमें क्वाड्रेटिक बना लेकिन आंसर बिल्कुल इंटीजर आया। तो आप कहीं पर भी लगा दोगे, जैसे यहां पे हम लगा दे 2, तो 2 और 2 मिलके इस पूरे इंफिनिटी को उड़ा के तीसरे में लगा दे, 2 और 2 मिलके तो 1 और 1 मिलके, तो फिर 2 और 2 मिलके और 1 और 1 मिलके 2। समझ गए ना, लूप गायब होता जा रहा है और आंसर रिपीट होता जा रहा बार बार। फिर 2 और 2 मिलके 1 हो जाएगा, 1 और मिलके 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। समझ गए। बट ये एकदम परफेक्ट आंसर है, इसलिए ये बार बार रिपीट होता, आसानी से दिख रहा है। √5 - 1/2 उतना मजेदार आंसर नहीं है, तो उसको लगाएंगे तो आपका कैलकुलेशन हर बार जहरीला होता जाएगा। नहीं, हाँ। तो एक ही लूप लो, अगर ऐसे आ जाए तो आप क्रॉस चेक करो, नहीं तो छोड़ दो। अब हम लोग 6:30 तो हो गया, अगर आज जरा सा पढ़ाएंगे स्विच वाले क्वेश्चंस, ये इंग्लिश में ही लिखा मैंने। इसमें देखो कि एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ रहा, कौन से वाले सवाल करने वाले हैं, जिन सवालों में स्विच लगा होगा। अब स्विच वाले क्वेश्चंस जो है ये 2 in 1 होते हैं। 2 in 1 कभी सुना है कोई? पहले वो होते थे म्यूजिक सिस्टम, उसको बोलते 2 in 1, उसमें ना वो ऑडियो टेप भी चल जाता था और रेडियो भी चल जाता था, रेडियो भी चलता है। 2 in 1, 2 in 1 खरीद लिया, तो ये भी 2 in 1 सवाल है। स्विच वाले क्वेश्चंस में हमेशा 2 ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसमें स्विच पहले एक जगह होगा, उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो लिखा हुआ है व्हेन स्विच इज शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2। 2 पोजीशन हो गए स्विच के, पहले 1 पे होगा फिर 2 पे, तभी तो स्विच लगा होगा। स्विच का मतलब शिफ्ट करेंगे उसको, शिफ्टेड फ्रॉम 1 to 2, देन फाइंड चार्ज फ्लोन इन द सर्किट एंड हीट जनरेटेड। मोस्टली चार्ज फ्लोन पूछते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, कितने बार सर्किट सॉल्व करना है, 2 सर्किट्स आर सॉल्व्ड। जब स्विच पहला वाला, जब स्विच इनिशियल पोजीशन पे होगा तब एक सर्किट बनेगा, उसको सॉल्व करने के बाद एक इनिशियल चार्ज आएगा। जैसे आपने स्विच को 1 पे माना, सर्किट सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद तुमने कैपेसिटर के चार्ज निकाले तो चार्ज आ गया इनिशियल। वो नहीं पूछा है, क्योंकि सवाल कब स्टार्ट हुआ, ऐसे नहीं बोला स्विच इज केप्ट ऑन 1 फाइंड चार्ज, ऐसे नहीं पूछा था। पूछा गया 1 पे तो है ही, वो तो चार्ज चला गया, उसकी बात नहीं करो। 1 से 2 शिफ्ट करा तब कितना फ्लो हुआ, यानी 1 पे जब था तब तो ऑलरेडी चार्ज हो गया था, तब तक कुछ हीट ऑलरेडी बन चुकी थी, तब तक कुछ वर्क डन और एनर्जी ऑलरेडी हो चुकी थी, वो नहीं पूछ रहे। तो 1 तक जाने में क्या हुआ वो नहीं पूछा, कब पूछा, 1 से 2 गया तो, यानी 1 की जो वैल्यू वो इनिशियल वैल्यूज है और 2 वाली वैल्यूज। और हमें क्या पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है। समझ गए ना। जैसे मान लो एक वाटर टैंक में 20 लीटर पानी है, तो वो तो पहले से ही है, फिर हमने मोटर ऑन करी और 20 से 30 लीटर हो गया, बोला मोटर से कितना गया, तो तुमको पता होना चाहिए ना इनिशियल कितना है। समझ गए क्या। तो इनिशियल निकालेंगे, लेकिन इनिशियल का आंसर पूछा नहीं है, इनिशियल चाहिए जिससे कि डिफरेंस लेके मोटर जलने पे कितना गया। तो हमारा सवाल क्या है, स्विच शिफ्ट होने पे कितना गया। तो इनिशियली कितना है वो सॉल्व होगा, स्विच इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल चार्ज। फिर दोबारा सॉल्व करेंगे इस सर्किट को, लेकिन स्विच को कहां करेंगे, फाइनल पोजीशन पे करेंगे, और फिर फाइनल चार्ज निकालेंगे। फिर कितना फ्लो करेगा, किसी कैपेसिटर में चार्ज है 5, बाद में सॉल्व किया फाइनल तो चार्ज आया 8, तो 5 तो पहले था, अब फिर हो गया 8, तो क्या करोगे, तो थोड़ा चालाकी रखना, कैपेसिटर प्लेट जज कर लेना। अगर +5 वाला प्लेट +8 पे गया तो 3 आया, और -5 का प्लेट +8 पे गया तो 13 आया। खेल समझ गए क्या। ये भी हम तो प्लेट का साइन कौन सा वाला प्लस है कौन सा वाला माइनस है उस पर भी हम फोकस करते हैं कैपेसिटर में। देखो तो प्रोसेस बस थोड़ा 2 स्टेप का दिख रहा है, सवाल एकदम फालतू होते हैं। ठीक है, स्विच वाले क्वेश्चन, स्विच 1 पे है, ठीक,
एक कैपेसिटर, दो बैटरी लड़ रहे हैं। ये बैटरी कह रहा है मैं चाहता हूं चार्ज मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले, और ये कौन सा सेंस हो गया, क्लॉकवाइज। तो ये कहता है मैं क्लॉकवाइज चार्ज फ्लो कराना चाहता हूं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, और ये क्या कह रहा है, अब एंटी क्लॉकवाइज। कौन, दोनों लड़ रहे, कौन जीत गया, समझ गए। लेकिन इसकी ताकत 10 वोल्ट थी, 5 वोल्ट इसनी ताकत खाली इसकी कितने, समझ गए क्या। तो आपको ऐसा लगेगा कि कितने वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। अब ये स्विच 1 पे है, तो मैंने बोला इनिशियल यानी पहला सिचुएशन में ये कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इफेक्टिवली कौन सा बैटरी लगा है, 5 वोल्ट का इफेक्टिव बैटरी लग रहा है। ये दोनों बैटरी को ऐसा सीरीज बोलते हैं। सीरीज में बैटरी के वोल्टेज डायरेक्टली ऐड होते हैं, लेकिन ऐड तब होते हैं जब मुंह एक ही साइड हो, दोनों का एक ही साइड करंट फ्लो कराने का। अगर इस 5 वोल्ट को ऐसे पलट दूं तो ये कितने वोल्ट का बैटरी हो जाएगा, 15 वोल्ट का। खेल समझ गए क्या। अभी अपोजिट लगा है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम लगा होता तो ऐड कर देते। ऐसा आगे भी सर्किट्स में कभी दिखे तो बिंदास ये लेना, लेकिन एक ही लाइन पे होने चाहिए, बीच में कोई रास्ता डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये रास्ता डिवाइड हो रहा, लेकिन स्विच अभी वहां पे, ये रास्ता अभी काम का नहीं। समझ गए, दिस वायर हैज नो मीनिंग राइट नाउ। सीधा बैटरी है, अच्छा इधर से कोई चार्ज निकलेगा वो घूम के इस बैटरी के थ्रू आएगा, तो दोनों बैटरी सीरीज कब होते हैं, जब एक ही रास्ते पे हो, उनके बीच में चार्ज डिवाइड। अगर बीच में ब्रांच है और बीच में निकल गया तो फिर सीरीज नहीं बोलेंगे, समझे क्या, तो पैरेलल बोलेंगे क्या, नहीं फिर कुछ नहीं होता, ऐसे भी होता है। चलिए, तो 5 वोल्ट का बैटरी है, कौन सा प्लेट पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला पॉजिटिव। कितना चार्ज है, 2 का कैपेसिटर है, तो इनिशियल चार्ज आ गया 10 माइक्रोकूलम। ये पहला सर्किट स्विच 1 पे है, सॉल्व हो गया। अब दूसरा सर्किट सॉल्व करते हैं। स्विच को अगर 1 से 2 पे कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट का ये रास्ता टूट जाएगा। आपको दिखेगा एक कैपेसिटर इस बैटरी से कनेक्टेड है और ये बैटरी ऐसे बस, तो ये अभी रास्ता टूटा रहता है, तो ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको तो हटा दो, ऐसे बिल्कुल क्रॉस हो गया, इसका कोई काम नहीं। अब कैपेसिटर किस बैटरी से कनेक्टेड है, तो 10 वोल्ट की बैटरी है और कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है। कौन सा प्लेट पॉजिटिव होएगा, लेफ्ट वाला पॉजिटिव। कितना चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम। एक कैपेसिटर पे 10 पहले से था, स्विच 2 पे शिफ्ट हुआ, 20 दिख रहा है। फ्लो कितना किया, यहां से ही फ्लो किया होगा। ये चार्ज 10 वोल्ट के बैटरी से पास हो रहा है या 5 वोल्ट के, या दोनों से, मतलब ये किस रास्ते पे चल रहा है, 5 वोल्ट के रास्ते पे चल रहा है 10 के, या दोनों सीरीज में, दोनों से चल रहा है। अभी सीरीज नहीं है क्योंकि ये सर्किट से ही बाहर है, ठीक है। तो इस रास्ते से 10 गया, यहां 10 घूमता घूमता यहां से ये वापस आ गया, इसी रास्ते में चार्ज घूम गया, ठीक है। क्योंकि मुझे हीट भी निकालनी, वो भी लिख रहा हूं। तो बताओ चार्ज फ्लो का आंसर क्या लिखें, 10 माइक्रोकूलम लिख दिया। चलो, अभी हीट के लिए क्या फॉर्मूला था, So work done by अरे battery is delta U. वो भी डर गया, पेन ही टूट गया डर के मारे इसका। सोचो, हाँ नहीं, लेकिन ये मिस्टेक ऊपर वाले क्लास में भी एक बच्चे ने करी थी। आपको अंतर समझना पड़ेगा, जब सर्किट में बैटरीज होती है तो हीट बनाने का फॉर्मूला अलग है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। और जब बैटरीज नहीं होती है, केवल 2 कैपेसिटर खेल रहे होते हैं आपस में, एक कैपेसिटर C1 वाला V1 पे, दूसरा बोल रहा C2 वाला V2 पे, दोनों मिल गए। फिर अब एक से दूसरा आपस में खेल रहे हैं, तो तब वो रिजल्ट है भाई, कौन सा वाला, कि दोनों कॉमन वोल्टेज पे जाएंगे और उनकी थोड़ी एनर्जी लॉस होगी। फॉर्मूला कोलिजन वाला, हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको लाइटली हम नहीं ले सकते, इसका सवाल आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। ये जो आप बोल रहे थे C1 वाला V1 पे होता है और C2 वाला V2 पे आपस में जोड़ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन आने का चांस बहुत बहुत ज्यादा है। तो इसमें आप 3 चीजें मैंने बोली ना चैप्टर में जो है,
उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे हम लोग। पहला यही C1V1 वाला। दूसरा, एक कैपेसिटर में स्लैब घुसा रहे हैं, बैटरी लगी है, स्लैब घुसा रहे हैं, बैटरी नहीं है, डिक्टेंस डिक्रीज। सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बैटरी है नहीं है, ये सब केस करा हुआ है ना हमने। ये 4 कहानियां इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो जो पैरेलल में स्लैब हैं, नहीं तो सीरीज में। तो पैरेलल में है K1 A1 प्लस K2 A2 अपन A1 प्लस A2। सीरीज में है तो T1 प्लस T2 प्लस नहीं, हाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 अपन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T2 बाई, ये K इफेक्टिव आ गया, KC कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 5वें DPP में इस तरह के ही सवाल मैंने ज्यादातर डाले हैं, 7-8 सवाल यही है कि स्लैब पैरेलल में, स्लैब सीरीज में, स्लैब पैरेलल में, स्लैब सीरीज में करना, आप उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको याद रखना दिमाग में, 3 चीजें हैं अपना, है ना। अभी तो मिस्टेक होती है, लेकिन वर्क डन बाय बैटरी आगे माइनस डेल्टा यू। बोलो वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे? 10 वोल्ट के बैटरी से 10 का चार्ज निकल गया है, Q इंटू V। 10 वोल्ट के बैटरी से 10 कूलम का चार्ज निकल गया। सर इसमें तो 20 कूलम का चार्ज गया। अरे नहीं भाई, स्विच 1 से 2 गया तो केवल 10 ही गया है, 10 तो पहले ही चला गया था, समझे क्या? हमको कब का हीट पूछा है? When switch is shifted from 1 to 2, तब का हीट पूछा। 1 पे था तब तो पहले ही 10 चला जा चुका था, तो चार्ज 20 फ्लो नहीं हुआ, कितना फ्लो हुआ? 10। जो डिफरेंस ऑफ चार्ज है वही यहां पे लिखना है। अच्छा, माइनस पहले ये कैपेसिटी, अभी बाद में ये 10 वोल्ट पे, पहले ये 5 वोल्ट, यानी कि हाफ C 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। $25 माइक्रो जूल लगा देते हैं। देखो यूजुअली क्या है कि कैपेसिटेंस माइक्रो में चलते हैं और वोल्टेज वोल्ट में ही चलते हैं। तो CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर डालोगे तो एक ही माइक्रो आएगा और बाकी वोल्ट रहेगा। वोल्ट क्या है? वो ऐसा ही यूनिट है, ऐसा ही यूनिट में जूल बनना है। लेकिन माइक्रो कितनी बार आया? एक बार आया, माइक्रो जूल लिख दिया। ठीक है जी। हीट हो गया और चार्ज फ्लोन। क्वेश्चन समझ गए? मामला इजी है। एक सवाल और करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस करने थे, सर्किट पे भी हमारा कमांड बेटर होता है, लेकिन सर्किट का कमांड एक दिन में नहीं बेटर होता। सर्किट बहुत बड़ी कहानी है। तो जैसे रेजिस्टेंस वाले सर्किट भी जब हम करते जाएंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होती जाएगी सर्किट को लेके। आपका जो कंफ्यूजन है सर्किट में वो कम होता ही चला जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको कैपेसिटर में कोई भी सर्किट मिलेगा या रेजिस्टेंस में मिलेगा, आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि हमारे सिलेबस में जो सर्किट्स आते हैं वो बहुत ही लल्लू छाप आते हैं, जैसे ये है। ठीक है, इसमें स्विच 2 खुला हुआ है, ओपन है, तो कितने लूप हैं इसमें? एक ही लूप है। एक ही लूप में अगर चार्ज फ्लो करेगा तो दोनों कैपेसिटर को एक ही चार्ज मिलेगा कि दोनों का अलग अलग मिलेगा? एक ही चार्ज चल रहा है, तो दोनों बैटरी से एक ही चार्ज पास करेगा कि अलग अलग पास करेगा? एक ही। बीच का रास्ता ओपन है, बीच से नहीं जा सकता, तो दोनों सीरीज में हुए, पैरेलल में? सीरीज में। 2 कैपेसिटर सीरीज में होंगे, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है? चलो बताओ। टू होगा। C1 C2। अरे भाई करो ना सॉल्व, क्या कर रहे हो? है, करो, कर ना, कर दो। 2 कैपेसिटर है सीरीज में, कैसे निकालें? इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो भाई, जल्दी करो। करो करो, तुमसे ही पूछ रहा हूं अभी मैं। हाँ मगर जल्दी करो। ऐसे बैठ के किनारे शादी में फूफा जी मुंह फुला के बैठे, हमसे बात करोगे तभी हम करेंगे। सर 2 होगा। हाँ, 2 माइक्रोफैरेड आ गया कैपेसिटेंस। अब बैटरी भी सीरीज में है, इनके मुंह सेम डायरेक्शन में है कि अलग अलग? सेम तो बैटरी Same. कितने वोल्ट का हो गया?
30 वोल्ट का कैपेसिटर 2 का, बैटरी 30 का। आपको बैटरी 30 समझ में आ रहा है? यस आपको दिख रहा है? ऊपर वाला बैटरी कहता है हम क्लॉकवाइज भेजेंगे, नीचे वाला बैटरी बोल रहा है हम भी क्लॉकवाइज ही भेजना चाहते हैं। दोनों बैटरी के एफर्ट ऐड हो गए तो बैटरी का वोल्टेज भी ऐड कर दो, ठीक है। नहीं तो आप जो है अपना पोटेंशियल डिफरेंस वाला पुराना मेथड भी लगा सकते हो। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं 0 लिख दूं, मान लो बोला ना, अब कुछ भी लिख सकते हैं, मान तो कुछ भी सकते हैं ना। तो यहां क्या लिख दिया? 0। अब यहां से ऊपर जा रहा है डर, ये पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। क्यों? क्योंकि बिना कैपेसिटर, बिना रजिस्टर, बिना बैटरी के कोई रास्ता चलता है तो उसमें पोटेंशियल चेंज यहां तक नहीं चेंज हुआ, लेकिन यहां पे कितने वोल्ट का डिफरेंस है। बट हम तो 0 वोल्ट पे चलते हुए जा रहे हैं और लोअर से हायर चले गए, ग्राउंड फ्लोर से 10 वोल्ट ऊपर चले जाएं, समझ गए क्या? तो 0, ये पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? +10। अब यहां से इस पॉइंट का कितना हुआ? 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ हुआ ही नहीं ना, बीच में कुछ नहीं मिला, तो सीधे रास्ते जा रहे तो बदलता नहीं पोटेंशियल। ये 10 है तो यहां तक 10 ही रहेगा, ये पॉइंट 10 वोल्ट का है। अब इससे और जंप करो तो 30 उसमें +20, 10 वोल्ट में +20 और हो गया, कितना हो गया? तो यहां पे कितना वोल्ट हो गया? अब इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करके बोलो कि तुम मिलके, तो ये पूरा कैपेसिटर 2 वोल्ट का है और उसका नीचे वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे है और ऊपर वाला कितने वोल्ट पे है, तो कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर को फील हो रहा है? 30 वोल्ट का फील हो रहा है। उसको बोलेंगे चार्ज किधर से किधर आएगा, बोलेगा हायर से लोअर आएगा, लेकिन कितना आएगा? 60। तो यहां पे कितना लिख दें? ऊपर वाले कैपेसिटर पे लिख दिया, इस पे +60, इस पे भी क्या लिख दिया? +60। ये इनिशियल हो गया जब स्विच ओपन है। अब हमने क्या किया? कहानी नंबर 2, स्विच क्लोज कर देते हैं। अब आप बैटरी समझते हुए ठीक है, अब आप देखना सीधा कनेक्ट हो गया है। तो ये कैपेसिटर सीधा इस बैटरी से कनेक्टेड है, सीधा कनेक्टेड है। अब मैं फिर से 0 लिख रहा हूं, 0 की ताकत समझना। इसको 0 लिखा, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 10 लिखना पड़ेगा। इसको कितना लिखना पड़ेगा? इसको कितना लिखना 10, पड़ेगा? इस कैपेसिटर को 0, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है? 10 मिल रहा है। इस पे कितना चार्ज रहना चाहिए? 30। यहां पे +30 लिख देते हैं। पहले इसी प्लेट पे कितना था? +60, जब स्विच ओपन था तब इसी प्लेट पे कितना था? हम लोग 2 बार सर्किट सॉल्व करते हैं, आपको खेल समझ में आ रहा है ना? एक बार स्विच ओपन था, सर्किट सॉल्व कर लिया 60-60, अभी स्विच क्लोज है, सर्किट फिर से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, यहां पे 10 लिखा हुआ, यहां पे कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे। क्यों? 10 से 20 वोल्ट ऊपर गए ना, ये कितना हो गया? यहाँ पे कितना है? इस कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस फील हो रहा है? 180 आपको याद है? नहीं, कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है? ये 30 लिखा है, 10 लिखा है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 एक बार याद है आपको, हम लोग ऐसे जंक्शन रूल लगाते थे, यहां लिखते थे V1, यहां लिखते थे V2, फिर यहां से कितना चार्ज आया मैंने निकाला, तो आपने बोला ये V1 - V2 × C, यही तो है। ये 30 है, 10 है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? चार्ज किधर से किधर चलेगा? हायर से लोअर। तो कितना चार्ज इस पे रहेगा? प्लस में बोलो। ये 2 कितना 6 का है कैपेसिटर और 20 वोल्ट का है, तो 120 माइक्रोकूलम। बट इस प्लेट पे पहले कितना था? जिस प्लेट पे 60 था उस पे अब 120 है, तो कितना चार्ज आया होगा? यहां से बना देते हैं, यहां से 60 आया, 60 आया, ठीक है। रास्ते में चार्ज सेम चलता, 60 इस रास्ते पे 60 चल रहा है, इस पे 60 था और अब फाइनल 30 दिख रहा है। या तो -30 आया होगा, 60 था और 30 दिख रहा है, तो या इसने फेंक दिया 30 बाहर, समझ गए ना? या तो -30 बुला लो, या फिर 60 लीटर पानी था, बाद में 30 दिख रहा, तो पानी आया नहीं, निकाल दो बाहर। तो यहां ऐसे एरो बना देते हैं और कितना लिख देते हैं? 30। ऊपर के रास्ते से कितना आ रहा है और नीचे से इस जंक्शन से कितना जा रहा होगा? आपको जंक्शन रूल समझ में आया? ये वही लॉ है, जंक्शन लॉ, जिसको हम किरचॉफ्स लॉ बोलते थे, KCL जंक्शन लॉ। इधर से आया 30, उधर से आया 60, बीच में कितना गया? 90। तो अब बताओ 1 2 3 3 रास्ते, ये रास्ता नंबर 1 है, ये रास्ता नंबर 2 है, यहाँ पे रास्ता नंबर 3 है।
90 ये जा रहा है, यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना गया था? 60 120 तो फाइनल चार्ज था, 60 से बदल के हुआ कितना लिखा हुआ है यहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे कितना चल रहा है? यहाँ से कितना जा रहा है? ये 60 है, ये 90 है, इतना यहाँ पे क्या है? तो यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? यहाँ कितना है? समझ गए? एक रास्ते पे तो एक ही चार्ज रहेगा, रास्ते में बदलता थोड़ी ना है। क्या यहाँ पे कोई ब्रांचिंग हो रही है? मतलब यहाँ कोई जंक्शन आ रहा क्या? यहाँ 30 चला तो पूरे रास्ते क्या रहेगा? 30 रहेगा भाई। ऊपर 60 है तो पूरे रास्ते क्या रहेगा? 60। यहाँ पे जंक्शन है, इसमें मिल गया, समझ गए क्या? दो वायर जहां मिलेंगे वहीं तो मिलाओगे। जहां पे एक ही वायर मुड़े जा रहा है तो वहां थोड़ी ना कोई चेंज होगा, वहां तो एक ही है। नीचे के रास्ते में कितना चार्ज है? अब बोलेगे ये कैपेसिटर चार्ज लूज कर रहा है, ये वाला चार्ज बढ़ा रहा है, ये वाला घटा रहा है, ये क्या बकवास है? तो तुम देखो ध्यान से, पहले दोनों पे चार्ज कितने थे? ये 6 का कैपेसिटर है, 60 चार्ज है, कितना वोल्टेज है इसके पास? बहुत से बोल रहे 60/6 10 वोल्ट हो गया। ये 60 का कैपेसिटर चार्ज है और 3 है, इस पे कितना वोल्ट है? 20। ये 20 वोल्ट का है। जब स्विच क्लोज करेंगे तो 20 वोल्ट का कैपेसिटर किस बैटरी से कनेक्टेड दिख रहा है? कौन ज्यादा ताकतवर लग रहा है? 20 वोल्ट का कैपेसिटर है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या करेगा? कैपेसिटर बोलेगा मैं भेजूंगा चार्ज, समझ गए? यहाँ पे 10 वोल्ट का कैपेसिटर है और 20 वोल्ट की बैटरी है, तो बैटरी चार्ज भेजेगा। कुछ समझे क्या? जो ताकत है वही निकालेगा चार्ज, इधर से इधर भेजेगा। दो लोग आपस में कनेक्टेड है, बैटरी ने कहा 20 वोल्ट, इधर 10 वोल्ट, तो इधर 10 से बढ़ के 20 जाएगा। और ये क्या बोल रहा है? ये खुद 20 वोल्ट पे 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, फिर ये कहेगा वापस जाएंगे, तो इसका चार्ज इधर जाते हुए दिख रहा है, इधर इसका चार्ज इधर आते हुए दिख रहा है, यहाँ पे बीच में ऐड हो गया। तो 1 2 3 चार्ज फ्लो दिख रहा। 1 पे कितना है और 2 पे 30। ठीक है, हीट जनरेटेड निकालना वो आप एक बार खुद ट्राई करके देखना, खुद ट्राई करके देखना। ये बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव है, कैसे? पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला है। इस बैटरी का वर्क डन इसकी इच्छा के अगेंस्ट चार्ज गया है, उल्टा आ रहा है इस पे चार्ज। ये वर्क डन, टोटल वर्क डन निकल आएगा बैटरी का। इसमें इनिशियल चार्ज भी पता, इनिशियल वोल्टेज भी पता, फाइनल पता, इसका चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, इसका भी चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। फिर टोटल हीट कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन ले लेंगे, यानी 1 और 2 दोनों बैटरी का, और माइनस डेल्टा यू भी किसका ले लेंगे? दोनों कैपेसिटर्स का। बस हो गया। ठीक है, स्विच वाले क्वेश्चंस को समझ में आ गया? इस सवालों में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, एक दो सवाल भेज देंगे, ट्राई करके देख लेना, ज्यादा मुश्किल सवाल आते नहीं। एडवांस की क्लास करेंगे तो उसमें डिफिकल्ट सवाल करा देंगे। एक एडवांस का क्लास का वीडियो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, लिंक भेज दूंगा, तो उसमें जो सवाल है वो देख लेना, है ना? जो भी अच्छे डिफिकल्ट सवालों का वीडियो है, और उसके अलावा का एक क्लास और ले लेंगे। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। बाय बाय।